डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस क्या होता है और साथ में देखेंगे हम हिस्टैरिसीस लूप किसे कहते हैं। इसके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम यूज़ करेंगे आज वो है कोर्सिव फोर्स क्या होता है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है जिसे हम BR से दिखाते हैं, और रिटेंटिविटी क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी आपको याद रखने होंगे। तो इसका मतलब आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम हिस्टैरिसीस पे। समझ में आया ना, हिस्टैरिसीस क्या है। हिस्टैरिसीस का जो मीनिंग हिस्टैरिसीस, इसका मतलब रहता है लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड यानी पीछे रह जाना। पीछे रह जाने को बोलते हैं हम मतलब हिस्टैरिसीस यानी लैग करना। कोई चीज़ अगर पीछे रह जाए तो उसको कहते हैं हम हिस्टैरिसीस। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ पीछे रह जाती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जो मैग्नेटाइजेशन होती है या जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर आपके पास में एक मटेरियल है, इसको आप मैग्नेटाइज करना चाहते हैं तो आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, नॉर्थ साउथ सपोज। ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू जाती है और इसको मैग्नेटाइज करती है। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी ही उसमें मैग्नेटाइजेशन होगी। समझ में आया ना। तो इसका मतलब ये जो है, ये B यानी मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इसके साथ साथ चलेगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कभी कभी पीछे रह जाता है। समझ में आया ना। तो हिस्टैरिसीस जो है, हिस्टैरिसीस वही है। हिस्टैरिसीस का मतलब ये पीछे रह जाता है। इसके पीछे रह जाने को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। किससे पीछे रह जाता है? इससे, यानी मैग्नेटाइजेशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उससे पीछे रह जाता है, यानी लैग बिहाइंड करता है, उसको बोलते हैं हम हिस्टैरिसीस। अब मैं अगर हिस्टैरिसीस को थोड़ा सा डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा इट्स ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, by virtue of which B यानी फ्लक्स डेंसिटी, मैं बोलूंगा B यहाँ पे, फ्लक्स डेंसिटी लैग्स बिहाइंड। ठीक है, यानी B ऑफ दिस मटेरियल बोलूंगा मैं, यानी इस मटेरियल का जो B है यानी मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस मटेरियल लैग्स बिहाइंड H। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी मटेरियल में रहती है। मटेरियल में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका मैग्नेटाइजेशन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पीछे रह जाता है। समझ में आ रहा। उसको हम कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं हिस्टैरिसीस। क्लियर, ये मैं समझा दूंगा आपको। अब इसके बाद में और एक चीज है, वो है हिस्टैरिसीस लूप, जो हम आगे बनाएंगे, जो मैं पूरी तरह से समझा दूंगा। हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप क्या है? ये एक ग्राफ है, मैं बोलूंगा इट्स ए प्लॉट या ग्राफ। किसका ग्राफ है? BH ग्राफ है, BH ग्राफ। और ये ग्राफ क्वाड्रेंट रहता है। क्वाड्रेंट में समझाता हूं क्या रहता है। मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरह रहता है। ये मान लो X एक्सिस और Y एक्सिस, इसके 4 क्वाड्रेंट से, तो ये चारों के चारों खानों में फैल जाता है, जिसको बोलते हैं ना चारों खाने चित्त। तो वहां पे तो ये इस तरह का एक प्लॉट बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। लूप मतलब यहां से लेके यहां तक ये बंद हो जाता है। क्लियर, इसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। अब ये बनता कैसे वो मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी समझ में आ सकती।
इन टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म है वो है कोअर्सिव फोर्स। कोअर्सिव फोर्स, इस कोअर्सिव फोर्स को हम दिखाते हैं एच सी से। एच जो है ना, एच मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ये भी कुछ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ही है, यानी ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो ये जो है ना, इधर अगर हम जाएंगे इधर, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर हम इधर आएंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन, समझ में आया ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन, इधर पीछे नेगेटिव डायरेक्शन है, लेकिन ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन। अब मैं समझाता हूँ क्या रहता है। कोअर्सिव फोर्स का मतलब रहता है, यहां पे लिखूंगा मैं, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच, नेगेटिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी रिवर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसका रिवर्स, दैट रिड्यूसेस रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी बी आर जिसको आप कहते हैं, ऑफ मटेरियल टू जीरो। ये मैं समझाता हूँ, दैट रिड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू जीरो। मगर कौन सी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, रेसिडुअल। मैं समझाता हूँ, जैसे यहां पे देखो, ये जो है ना, ये पॉइंट, इसको हम कहते हैं बी आर, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगता है, ये एच है, ये इस डायरेक्शन में बी है, जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसको हम कहते हैं कोअर्सिव फोर्स। वो मैं आगे ग्राफ में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड ही है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में, जो इस बी को इस वैल्यू से यहां जीरो तक लाता है, यानी जीरो लेवल तक लाता है। समझ में आया? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। मैं लिखूंगा यहां पे रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम दिखाएंगे बी आर से। किससे दिखाएंगे? बी आर से, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। ये रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी वो वैल्यू है फ्लक्स डेंसिटी का, यानी मैग्नेटाइजेशन का, जो एक मटेरियल में रहता है इवन एट जीरो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ना? यानी इस पॉइंट पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? जीरो, लेकिन रेसिडुअल यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है वो कुछ न कुछ है, यानी इसमें भी कुछ बाकी बची है। ये पूरा समझा दूंगा मैं कैसे आता है, लेकिन पहले आप समझो, इन टर्म्स को समझो। तो मैं बोलूंगा ये जो ये है ना, ये सर्टन वैल्यू ऑफ बी, यानी मैग्नेटाइजेशन, सर्टन वैल्यू ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बोलूंगा मैं इसको, ठीक है? पर यूनिट एरिया लेंगे, पर यूनिट एरिया, ठीक? दैट रिमेन्स, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप ये पहले लिख के रखें, बाद में जब समझ में आ जाएगा तो आपको इजी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल डेफिनेशंस लिखे रखो। दैट रिमेन्स इन द मटीरियल, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एच, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी एच जब जीरो होता है तब भी इसमें अगर कुछ मैग्नेटाइजेशन रहती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समझ में आया ना? मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि मैग्नेटाइजेशन यानी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, यानी बी तभी बढ़ता है जब एच बढ़ता है। अब अगर एच जीरो हो गया और उसके बावजूद भी मटेरियल में कुछ मैग्नेटाइजेशन रह गई, दैट इज कॉल्ड
रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन या रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, उसको हम कहते हैं BR से दिखाते हैं। उसके बाद में और एक टर्म जो इसी के रिलेटेड है उसको कहते हैं रिटेंटिविटी। बात समझ लेना, मैं मैग्नेट ये जो हिस्टेरिसिस लूप है ये पूरा आराम से समझा दूंगा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी का मतलब रहता है कि एक मटेरियल किस हद तक अपने अंदर मैग्नेटाइजेशन रखता है, मतलब मौजूद रखता है, यानी कितना BR इसने रखा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसने कितनी रखी अपने अंदर, इवन आफ्टर रिमूविंग दिस एच, तो मैं ऐसा बोलूंगा द डिग्री ऑफ, इट इज द डिग्री टू विच ए मटीरियल gains or retains its magnetism, या मैग्नेटाइजेशन भी बोल सकते, मैग्नेटाइजेशन gains its magnetization after H is reduced to 0। समझ में है ना? यानी किस हद तक ये मैग्नेटाइजेशन गेन करता है जब हम एक इस मटेरियल के ऊपर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था वो जब हटा देते हैं, तब उसमें जो बाकी मैग्नेटिक फील्ड रहता है किस हद तक रहता है उसको हम कहते हैं रिटेंटिविटी, यानी इसने कितना रिटेंशन किया। समझ में आया ना? ये आपको याद रखना है। अब मैं दिखाता हूं आपको हिस्टेरिसिस लूप कैसे बनता है। अब मैं दिखाता हूं आपको हिस्टेरिसिस लूप ये कैसे बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो मैं ये जो लूप है ना ये यहां पे बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा। ये मान लो हमने लिया x एक्सिस y एक्सिस, राइट। इसको ध्यान में रखना मैं जो कहने वाला हूं। देखो होगा क्या, या इसको कुछ इस कलर से बनाएंगे ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। देखो एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया पहले नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ साउथ ऐसे लगाता हूं इसमें मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो होगा क्या, देखो ये मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। ये सब्सटेंस जो है ये मान लो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और इसमें डोमेन्स है। डोमेन्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं ना। जब मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो इसमें कुछ भी मैग्नेटिज्म नहीं था, यानी जब H जो है मैग्नेटिक फील्ड ये जब 0 था तब इसमें कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुआ था, यानी B भी तब 0 था। लेकिन अब मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं तो क्या होगा, जो ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा ये जो मैग्नेटाइजेशन ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसमें सेचुरेशन आ जाएगी। सेचुरेशन मतलब जब सबके सब डोमेन्स, मान लो ये डोमेन्स पहले ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, है ना, ऐसे थे। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया तो ये सबके सब डोमेन्स ऐसे हो गए, अब कोई डोमेन नहीं बचा। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? और ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहां से लगाया, ये मैंने लगाया 0 से मान लीजिए A तक, ये A की डायरेक्शन में बढ़ता गया, राइट। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहां पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं लिखूंगा H मैक्सिमम, या मैं लिखूंगा इसको HS। H मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ये बर्दाश्त करता है, और इसमें मैग्नेटाइजेशन भी यहां पे इतनी होती है, उसको बोलूंगा मैं ये BM, ये पॉइंट जो ये पॉइंट इसको लिखूंगा मैं ये B मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, या मैं बोलूंगा इसको BS
यानी यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सेचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पे ये सेचुरेट हो गया पूरा, सबके सब डोमेन्स एक लाइन में आ गए, अब कोई डोमेन बचा नहीं। समझ में आया? शाबाश। ये था नॉर्थ साउथ जब मैंने लगाया, राइट। अब देखो अब क्या करता हूं मैं, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में डिक्रीज करता हूं वापस। पहले मैंने बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं डिक्रीज कर रहा हूं। ये हमारे हाथ में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज करना। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना, उनमें वोल्टेज बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाता है। वोल्टेज कम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी कम होता जाता है। समझ में आया ना? अब अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो डिक्रीज ये ऐसे होता है, ये ऐसे, ये अब डिक्रीज कर रहा हूं मैं, वापस आ रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड कम कम कर रहा हूं तो ये भी कम कम हो रहा है, लेकिन ये ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने धीरे 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 कम किया, ये मैंने 0 तक पहुंचाया है, लेकिन ये जो इसमें मैग्नेटाइजेशन है ये वापस 0 तक नहीं हुई, ये 0 तक वापस नहीं आता। इसका रीजन है, यहाँ पे जो डोमेन्स है ना, इनको अगर आप एक डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये घूम जाता है, लेकिन वापस उसी डायरेक्शन में वापस लाना और एग्जैक्ट वही ओरिएंटेशन रखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें कुछ न कुछ पीछे रह ही जाता है। समझ में है ना? यानी अगर आप 0 लाएंगे, 0 तक लाएंगे तो ये बोलेंगे यार हमें कौन सी चट्टी है वापस जाने की, हम यहाँ पे आ गए, डिक्रीज होने तो हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन पे अब कोई फोर्स नहीं है, अब तो हम मैग्नेटिक फील्ड कम कर रहे हैं उल्टा, तो सबके सब डोमेन वापस अपनी डायरेक्शन में नहीं आएंगे। इसलिए इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटाइजेशन रहता है। मान लीजिए 3 डोमेन इधर उधर हो गए, ठीक है, लेकिन एक डोमेन जो वो रह गया, ये जो है ना, ये हमें देगा इसमें रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। समझ में है ना? ये कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन रखेगा। यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड 0 कर देते हैं तब भी इसमें कुछ न कुछ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। और ये पॉइंट जो, ये पॉइंट, ये ए से लेके बी तक, ये बी तक ये जो पॉइंट है, इसको मैं कहूंगा बी आर। बी आर का मतलब इस मटेरियल में, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट रह गया, दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब मैं इसको भी वापस लाना चाहता हूं, इसको भी रैंडमाइज करना चाहता हूं वापस। मैं चाहता हूं कि ये जो ना फिर ऐसे हो जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे दोबारा इसमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं ये फोर्स ही लगाऊंगा, लेकिन ये फोर्स लगाना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आया ना? अभी हम इसको नॉर्थ साउथ लगा रहे थे, फिर हमने ये डिक्रीज किया, अब हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। अब हमने ये मटेरियल जो लाना है, इसको इस तरफ से साउथ, इस तरफ से नॉर्थ लाना पड़ेगा, तब जाके ये इसमें जो ये जो रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड बचा है, मैग्नेटाइजेशन बची है, ये यहां से यहां आ जाएगी 0। समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है ना? यानी हमने यहां से यहां तक 0 तक लाने के लिए इसमें दोबारा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये फिर से ये जो है, ये एक डोमेन जो बचा था, ये वापस रैंडमाइज हो जाए। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाया, इसी को कहते हैं हम एच सी। एच सी, एच सी क्या है? एच सी है कोअर्सिव फोर्स। क्या है ये? कोअर्सिव फोर्स। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड, मगर नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में, ये याद रखो, इसको हम कहते हैं कोअर्सिव फोर्स। यहां तक समझ में आया? शाबाश। अब देखो, अब मैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में जो लगाया, असली डायरेक्शन ये थी ना, ये तो रिवर्स डायरेक्शन है, अगर मैं ये बढ़ाता जाऊं तो इसमें मैग्नेटाइजेशन फिर होगी, यानी इसमें
ये ओरिएंटेशन फिर होगी, लेकिन अब ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में। तो इसमें फिर से मैग्नेटाइजेशन होगी यहां तक नेगेटिव डायरेक्शन में। ये है पॉइंट सी से लेके डी तक। समझ में आया? बात समझ में आ रही ना? शाबाश। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है डी पॉइंट, इसको भी बोलूंगा मैं, ये भी सैचुरेशन पॉइंट है, यानी मैं बोलूंगा इसको बी एस, लेकिन नेगेटिव बी एस, नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन, यानी उल्टी डायरेक्शन में। यानी सबके सब डोमेन्स ऐसे हो गए इस पॉइंट पे, अब कोई डोमेन नहीं बचा, राइट? अब मैं मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज कर रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करूंगा, यानी ये रिवर्स डायरेक्शन वाला मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज करूंगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से जीरो आएगा, मगर उल्टी डायरेक्शन में। याद रखना, ये हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं अब ये फिर से जीरो आएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो यानी H तो जीरो हो गया, H जीरो हो गया, लेकिन B जो है, B ये कुछ रह गया, ये जीरो तक नहीं आया, ये जीरो तक नहीं आया। समझ में आया? ये अभी जीरो तक नहीं आया, ये इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम रखूंगा मैं E पॉइंट। अब ये जो E पॉइंट है, ये फिर से मैं बोलूंगा इसको, इसमें रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन रह गई, यानी इसमें ये जो डोमेन्स है ना, ये वापस अपनी ओरिएंटेशन में तो चले गए, लेकिन एक डोमेन वहीं पे रह गया, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं, इस पर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, राइट? समझ में आया? इसको बोलूंगा मैं नेगेटिव बी आर, सपोज इस ई पॉइंट को। अब अगर मैं इस डोमेन को भी वापस लाना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अब मैग्नेटिक फील्ड फिर से उल्टा करके रखना पड़ेगा, यानी ऐसे, ताकि ये यहां से यहां आ जाए। समझ में है ना? अब ये फिर से बन गया, ये वाला जो है ना, ये गैप यहां से यहां तक जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड मैंने दे दिया, ये भी HC है, मगर नेगेटिव HC। समझ में आया? शाबाश। तो यह यहां तक, यहां से यहां तक पहुंच गया मैग्नेटिक फील्ड इतना, तो तब जाके मैग्नेटिक फील्ड इतना, यानी जीरो नहीं बल्कि इतना, जीरो से आगे, तब जाके इसमें, इस मटेरियल में जो मैग्नेटाइजेशन है वो फिर से रैंडमाइज हो गई, यानी इसमें जीरो मैग्नेटाइजेशन हो गई। क्लियर? समझ में आया? अब मैं अगर ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से बढ़ा रहा हूं, यानी पहले मैं इस डायरेक्शन में था तो यहां था मैं, फिर मैं इस डायरेक्शन में चला गया तो यहां आ गया मैं, फिर मैं वापस इसी डायरेक्शन में जा रहा हूं और ये बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो ये जाके फिर से सैचुरेट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? शाबाश, फिर से वही डायरेक्शन में, पहली वाली डायरेक्शन में। क्लियर? यानी फिर से सैचुरेशन आ गई ए पॉइंट। समझ में आया? शाबाश। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये फिर से सैचुरेशन पॉइंट है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में सैचुरेशन पॉइंट। अब अगर ऐसा मैं करूंगा, मैं यहां से शुरू हुआ था, यहां चला गया, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से वापस, तो ये ऐसे एक लूप बन गया। इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। ये जो लूप है ना, ये लूप, इट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। मेरी बात समझ में आ रही ना? अभी हिस्टेरेसिस लूप जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें बहुत सारी बातें बता देता है, तो वो बातें मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, वो बातें समझाता हूं, लेकिन समझने से पहले ये याद रखना कि इसकी डायरेक्शन ये है, जहां से मैं एरो बना रहा हूं, ये, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी A से B, B से C, C से D, D से E, E से फिर F, F से फिर A। समझ में आना? A B C D E F, फिर वापस E। क्लियर? ये जो लूप है ये हमें बहुत कुछ बता देता है। अब इस लूप का जो शेप है, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ दिस लूप, ये आपको याद रखना है।
शेप एंड साइज ऑफ लूप, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। जितना लूप बड़ा होगा उसका मतलब उसमें उतना हिस्टेरेसिस होगा, ठीक है, हिस्टेरेसिस उतना होगा। हिस्टेरेसिस उतना होगा तो उसका मतलब हमें यह समझ में आ जाएगा कि ये अपने अंदर कितना मैग्नेटिक मूवमेंट स्टोर करके रखता है। इससे हमें पता चलता है कि ये मटेरियल जो है ये कितनी जल्दी मैग्नेटाइज होता है, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट ये स्टोर करके रखेगा। क्लियर? और इसको कितना टाइम लगेगा। वैसे भी जो हिस्टेरेसिस रहती है ये दो तरह की रहती है, रेट डिपेंडेंट एंड रेट इंडिपेंडेंट। वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको ये पॉइंट। अब हम इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंस किसकी, हिस्टेरेसिस लूप की इंपॉर्टेंस। देखो, सबसे पहले इस हिस्टेरेसिस से हमें एक मटेरियल की जो कोअर्सिविटी यानी कितना कोअर्सिव है वो पता चल जाता है। इसकी रिटेंटिविटी वो पता चल जाती है, नहीं कितना रिटेन कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर, ठीक है, ये पता चल जाता है, ठीक है। दूसरा, ये जो लूप है ना, इसका जो साइज है, ये एरिया में बोलूंगा, इसका साइज जो है ये हमें बताता है कितना हिस्टेरेसिस लॉस होगा, लॉस ऑफ हिस्टेरेसिस कितना होगा। स्मॉल लूप मीन्स स्मॉल लॉस, लार्ज लूप मीन्स लार्ज लॉस। समझ में आया? शाबाश। अगर हमें ये पता चल जाएगा ये, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मटेरियल जो है, मटेरियल ये हम परमानेंट मैग्नेटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं। परमानेंट, जितनी रिटेंटिविटी ज्यादा रहेगी उतना इसका हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट उतना परमानेंट ज्यादा रह सकता है। समझ में आया? और रेसिडुअल, उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है, रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको हम कहते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में यूज हो सकता है कि नहीं। इन्हें रेसिडुअल बी जो रहता है, रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी, उससे क्या पता लगा सकते हैं हम कि ये मटेरियल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए यूज होता है कि नहीं, यूज कर सकते हैं कि नहीं। समझ में है ना? यानी ये यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये हम इससे पता लगा सकते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंस। ये था थोड़ा बहुत हिस्टेरेसिस और हिस्टेरेसिस लूप के बारे में। आई होप कि आपको ये बातें जो ना ये समझ में आई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे भी हिस्टेरेसिस को समझना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊं कि हिस्टेरेसिस लूप कैसा बनता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज इतना ही।